मैं आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय केशव जींद, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने भाग 1 में पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास शून्य है। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार हम दी हुई पूर्ण संख्या से अगली संख्या को ज्ञात करते हैं, जो हमारा प्रवर्ती कहलाता है। यदि हम दी हुई संख्या में से एक को घटा दें तो वो हमारा पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसेसर कहलाता है। आज हम इसके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। देखिए आज का वीडियो। आज हम पूर्ण संख्याओं के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार ये आगे चलती रहती हैं। हम किसी भी दी हुई पूर्ण संख्या में एक जोड़कर उससे अगली पूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पूर्ण संख्याओं के योग के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात किया है। 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 8 + 12 = 20, 20 + 25 = 45। आप देख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के योग का समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। अब हम पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के गुण के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि योगफल की तरह गुणनफल भी समृद्ध होता है? आप सोचिए। आइए अब हम इसे देखते हैं। 1 × 2 = 2, 7 × 8 = 56, 12 × 7 = 84, 15 × 10 = 150। आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या होता है। हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं गुणनफल के लिए भी समृद्ध हैं। अब हम पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन, जिसे हम घटा कहते हैं, उसके गुण के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 7 - 5 = 2, 50 - 8 = 42। यानी जब हम बड़ी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। परंतु यदि हम 5 में से 7 को घटाएं, क्या हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी? या 7 में से 15 को घटाएं, क्या हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी? नहीं। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती। आइए अब हम पूर्ण संख्याओं के विभाजन यानी भाग के गुण के बारे में पढ़ते हैं। 8 को यदि हम 4 से भाग दें तो आप क्या प्राप्त करेंगे? 2। यदि हम 12 को 3 से भाग करें तो हम 4 प्राप्त करेंगे। परंतु यदि हम 7 को 4 से भाग दें तो यह पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार यदि हम अंश के रूप में छोटी संख्या और हर के रूप में बड़ी संख्या को लें, तब भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का विभाजन हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्याएं विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती। अब हम पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन के सहचारी गुण को करेंगे। 2 + 3 + 4 ये बड़ी छोटी संख्याएं हैं। आप इनका योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बताइए इनका योग क्या होगा? इनका योग 9 होगा। आपने इसे कैसे किया? पहले हम
2 और 3 को जोड़ें और उसमें 4 जोड़ दें तो हमें 5 जमा 4 9 प्राप्त होगा। उसे हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। हमने 2 बिंदु और 3 बिंदुओं को पहले इकट्ठा किया, वो 5 बिंदु हैं। उसके बाद हम उसमें 4 बिंदु यदि जोड़ते हैं, कुल बिंदुओं की संख्या हमारे पास 9 होगी। यदि हम 2 में 3 और 4 के योग को जोड़ें तो हम कह सकते हैं 2 जमा 7 बराबर 9। वो इस प्रकार होगा, हम 3 और 4 बिंदुओं के योग को 2 बिंदुओं में जोड़ेंगे तब भी हमें 9 प्राप्त होगा। इसे हम पूर्ण संख्याओं के योग का सहचारी या साहचर्य गुण कहते हैं। इसी प्रकार हमारे पास पूर्ण संख्याओं का क्रम विनियमितता का नियम होता है, यानी हम जब पूर्ण संख्याओं के क्रम को बदल दें तो भी उनका योग वही रहता है। आइए अब हम गुणनफल के बारे में देखते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 4, क्या आप बता सकते हैं इनका गुणनफल क्या होगा? इनका गुणनफल 24 होगा। आपने इसे कैसे किया? सबसे पहले हम 2 और 3 की गुणा करके उसे 4 से गुणा कर सकते हैं, जो कि 6 गुणा 4 बराबर 24 होगा। इसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ पर 4 भाग दिखाए गए हैं। प्रत्येक भाग में 2-2 बिंदुओं की 3 पंक्तियां हैं। तो 2 गुणा 3 हमारे पास प्रत्येक भाग में 6 बिंदु हैं और 4 भाग में हमारे पास 6 गुणा 4 बिंदुओं की संख्या 24 होगी। दूसरा हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, 3 और 4 के गुणनफल को 2 से हम गुणा कर सकते हैं। 2 गुणा 12 24 होगा, जो हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ 3-3 बिंदुओं की 4 पंक्तियां हैं, इसीलिए एक भाग में 12 बिंदु हैं और इस प्रकार के हमारे पास 2 भाग हैं, यानी बिंदुओं की संख्या 2 गुणा 12 24 होगी। इसे हम पूर्ण संख्याओं के गुणन का सहचारी या साहचर्य गुण कहते हैं। इसी प्रकार हमारे पास पूर्ण संख्याओं के क्रम विनियमितता का गुण होता है। यदि हम पूर्ण संख्याओं के क्रम को बदल दें तो भी हमारे पास गुणनफल वही रहता है। आइए अब हम शून्य के गुण के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद हमारे पास 3 संख्याएं दी हुई हैं, जिनमें इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य है। इस प्रकार के जब हमारे पास प्रश्न होंगे तो हमें देखना है हम किस प्रकार जल्दी से उन्हें कर सकते हैं। यहाँ तीनों संख्याओं में इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य है, इसीलिए सबसे पहले हम उनके योगफल में शून्य लेंगे, जो कि इकाई और दहाई के स्थान पर होगा। उसके बाद हम बचे हुए अंकों को जोड़ेंगे। हमारे पास 2, 18 और 62 है। इनका योग जब हम करेंगे तो हमें, आप देख सकते हैं, 82 प्राप्त होगा और उन 2 शून्यों के आगे हम 82 लिख देंगे, जिससे हमें योगफल 8200 प्राप्त होगा। इससे आप आसानी से योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उपयुक्त क्रम में लगाकर हम किस प्रकार से योग ज्ञात कर सकते हैं। हमें यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं जिनका योगफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 837 जमा 208 जमा 363। हम देख सकते हैं यहाँ पर 37 और 63 का योग 100 होता है, इसीलिए हम इन्हें इकट्ठा करेंगे। 800 और 300 1100, 37 और 63 का 100, तो इनका योग हुआ 1200 और हमारे पास है 208। जब हम इनका योग करेंगे तो हम बिना लिखे भी ज्ञात कर सकते हैं। 1200 में 200 जोड़ेंगे तो 1400 और 8 हमारे पास और हैं, तो इनका योग 1408 होगा, जो करना बड़ा आसान होगा। इसीलिए हम इन्हें इस क्रम में रखेंगे ताकि हमारे पास संख्याओं का योग हमारे
आसानी से ज्ञात किया जा सके। दूसरे भाग में हम 62 और 38 को जोड़ सकते हैं, जिनका योग 100 बनता है। 53 और 47 का योग भी 100 होता है। हम उसे इस प्रकार क्रम में रखेंगे। यहाँ पर जब हम 1900 में 1500 जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 3400। 62 और 38 को जोड़ेंगे तो 100 वहाँ से प्राप्त होगा और इनका योग 3500 बनेगा। इसी प्रकार 400 और 600 हमारे पास 1000 होगा। 53 और 47 का योग 100, यानी हमारे पास 1100। जब हम उसे जोड़ेंगे तो 3500 जमा 1100 हमारे पास जोड़ होगा 4600। उसके बाद हम उपयुक्त क्रम में लगाकर मान ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमें प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें कुछ संख्याएं जमा की और कुछ संख्याएं घटा की हैं। हम इन्हें उपयुक्त क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले 237 और 363 को जोड़ेंगे। उसके बाद हम 150 और 250 का योग करके पहले वाले योग में से घटाएंगे। आप पहले वाली संख्याओं का योग देख सकते हैं, 600 होगा और उसमें से जब हम 400 को घटाएंगे हमें 200 प्राप्त होगा। दूसरे भाग में हम पहले जमा वाली संख्याओं को क्रम में लगाएंगे, उसके बाद घटा वाली संख्याओं के क्रम को लेंगे। अब हम देखेंगे 1962 में 1538 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 3500। 453 और 647 को हमें घटाना है। उन दोनों का योग घटा 1100 है। जब हम 3500 में से 1100 यानी 1100 को घटाएंगे हमें 2400 प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं, हमें मान ज्ञात करना है जिसमें हमें वितरण दिया हुआ है। यह संख्याओं के वितरण का गुण है। यहाँ 297 को 17 से गुणा किया गया है, जमा 297 को 3 से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 297 संख्या हमारी दो जगह है। हम 297 को बाहर लेंगे और हम देखेंगे इस 297 को 17 और 3 में वितरित किया गया है। यह संख्याओं का वितरण गुण है। हम 17 जमा 3 का योग करेंगे। आप देखेंगे 297 को यदि हम 20 से गुणा कर दें तो वही मान होगा जिसे हम यदि 297 को पहले 17 से गुणा करके और फिर 3 से गुणा करके उसे जोड़ते हैं, तो हम यहाँ पर 17 और 3 की गुणा अलग अलग करने की बजाय 17 और 3 का योग करेंगे जो 20 होगा और उसे 297 से गुणा करेंगे। अगले भाग में हमें 54,279 दिया हुआ है, जिसे 92 और 8 से गुणा करके योग करना है। यहाँ पर हम देखेंगे जो संख्या एक जैसी है उसे हम बाहर लेते हैं, 54,279। अब हमारे पास ब्रैकेट में 92 जमा 8 होगा। 92 और 8 का योग करना आसान है, जो कि 100 होता है। 54,279 को पहले 1 से गुणा करें, 54,279 और हमारे पास 2 शून्य है वो हम पीछे लगा देंगे, तो हमारे को इसका मान बड़ी आसानी से प्राप्त होगा। अब हम ऐसा प्रश्न देखेंगे जिसमें हमें 81,265 दो स्थान पर दिया हुआ है। 81,265 को हमें 169 से गुणा करना है और उसमें से घटाना है 81,265 गुणा में 69। यहाँ हम देख सकते हैं 81,265 दो स्थान पर है, उसे हम बाहर लेंगे। 169 माइनस 69 हमारे पास ब्रैकेट में होगा और आप देख सकते हैं 169 में से 69 को जब हम घटाएंगे हमें 100 प्राप्त होगा। और पहले की तरह 81,265 को पहले 1 से गुणा करेंगे, 81,265 और 2 शून्य हम पीछे लगा देंगे, तो आसानी से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। संख्याओं के गुणनफल की बात हम करते हैं। आपने गुणा करना सीखा है। 212 को 24 से जब हम गुणा करते हैं तो इस प्रकार करते हैं। पहले 212 को 4 से करेंगे 848, फिर हम
शून्य लगाएंगे और 212 को 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद हम इनका जोड़ ज्ञात करने हैं। आपको याद रखना है कि शून्य की जगह कई बार कांटी का प्रयोग किया जाता है, वह हमें नहीं करना। अब हम शून्य से गुणा का नियम सीखेंगे। किसी भी दी हुई पूर्ण संख्या को यदि आप शून्य से गुणा करेंगे आपको शून्य प्राप्त होगा, चाहे वह एक संख्या हो या एक से अधिक संख्या हो। गुणनफल करते हुए यदि संख्याओं में शून्य है तो आप देखेंगे जितनी भी संख्याएं शून्य से गुणा होंगी उनका मान शून्य होगा। अब हम उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल सीखेंगे। यहां आप देख सकते हैं 2 गुणा 1768 गुणा 50 आपको दिया हुआ है। हमें ऐसे 2 अंकों की पहले गुणा करनी है जिससे कि हमारा पूरा गुणनफल करना आसान हो जाए। यदि हम 2 को 50 से गुणा पहले करें उसके बाद हम 1768 को गुणा करें तो आप देखेंगे 2 गुणा 50 हमारा 100 होता है। गुणा में 1768, 1768 को जब हम 1 से गुणा करेंगे 1768 और 2 शून्य हमारी पीछे लग जाएंगी। इस प्रकार हम उपयुक्त क्रम में लगाकर मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 4 गुणा 166 गुणा 25। हमें 4 और 25 का गुणनफल आसानी से ज्ञात करना आता है। तो सबसे पहले हम 4 गुणा 25 गुणा 166 इस प्रकार क्रम में लगाएंगे। 25 गुणा 4 100 गुणा में 166। 166 को 1 से गुणा किया 166 और 2 शून्य हमारी पीछे लग जाएंगी। अब हम वितरण के गुण की सहायता से गुणा करेंगे। 738 गुणा 102। हम इस 102 को 2 भागों में बांट लेंगे, 100 जमा 2, क्योंकि हमें 100 से गुणा करना और 2 से गुणा करना आसानी से आता है। पहले 738 को हम 100 से गुणा करेंगे जमा 738 को 2 से गुणा करेंगे। 738 को 1 से गुणा करने पर 738 और 2 हमारे पास शून्य होंगी। 738 को 2 से हम आसानी से गुणा कर सकते हैं 1476। फिर हम इनका योग ज्ञात करेंगे। उसके बाद आपको स्वयं करना है। उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। आपके पास 2 भाग दिए हुए हैं। उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको 2 भाग इसके दिए हुए हैं। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल आपको ज्ञात करना है।